हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट के बारे में। बर्जर पेंट कुछ दिन से लगातार यहाँ पर गिर रहा है और अगर हम देखें तो लास्ट 4 डेज़ में इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। तो 4 डेज़ से पहले जो इंट्राडे में हाई बना था, अगर सेम लेवल को हम लेने लगें, 679 का जो हाई था और आज जिस लेवल पर ये क्लोज हुआ तो 16.21% ये गिर चुका है लास्ट 4 सेशंस में। और उससे पहले इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन ब्रेकआउट आने तक मीन्स जो भी हाई बनाया तब तक इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो विदाउट टारगेट अचीव किए उससे पहले ही नीचे आ गया और ये अभी सेम लेवल पर आकर रुका है आज जिस लेवल पर यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था। ऐसे में जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद कंफर्मेशन आ जाए, ऊपर जाए, फिर वापस से टारगेट हिट से पहले अगर फिर से री एंट्री का मौका मिले तो शायद इस तरह का एक टेक्निकल इंडिकेशन इस तरह का निकल कर आता है। लेकिन ये गिर क्यों रहा है पिछले 3-4 दिन से और आज फिर से इतना क्यों गिरा? तो उसके पीछे कुछ जो रीजंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहला रीजन है आज के स्पेशली गिरने का, वो निफ्टी में एक गिरावट का आना है। निफ्टी 1% डाउन गई, तो 1% उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो लिक्विड स्टॉक्स का मैं जिनको नाम देता हूँ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर्स हैं बेसिकली, और इस लिस्ट में 190 शेयर्स हैं। अगर हम इसको लिस्ट को देखने लगे कि कितने शेयर्स रेड में थे और कितने माइनस में थे, तो सिर्फ और सिर्फ 20 शेयर्स के आसपास ग्रीन में थे और बाकी के सारे रेड में बंद हुए हैं। तो आउट ऑफ 190 अगर 20 स्टॉक्स हमारे प्लस में हैं और 170 स्टॉक्स के आसपास रेड में हैं, तो यहाँ पर बात सिर्फ निफ्टी के 1% गिरने की नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है ओवरऑल मार्केट में फॉल का आना। ये कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है। अगर नंबर्स भी देखें हम, तो HAL में 50% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि शायद या तो बोनस आया होगा या फिर इसमें स्प्लिट हुआ होगा, दोनों में से कुछ एक रीजन रहा होगा। उसके बाद सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर आज की डेट में बर्जर पेंट है और बर्जर पेंट के साथ में यहाँ पर एशियन पेंट भी डाउन गया है। और बाकी मीन्स सभी जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट है। टेक महिंद्रा आईटी हो गया, मैरिको एफएमसीजी हो गया, उसके बाद कमिंस ये आपका कैपिटल गुड्स हो गया, मेट्रो पॉलिश हेल्थ ये आपका हेल्थ केयर हो गया, मुथूट फाइनेंस अगेन आपका फिर एनबीएफसी हो गया, और कोलगेट पामोलिव, एस्कॉर्ट, एचडीएफसी एएमसी, हनीवेल ऑटो। मीन्स मिक्स है सब कुछ। और जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक एलटीआई माइंट्री, पिडलाइट और एचडीएफसी एएमसी, कोलगेट पामोलिव, उसके बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो काफी ऊपर चल रहा था, श्री सीमेंट, मीन्स सब कुछ तो डाउन है आज। तो एक रीजन ये भी है मीन्स बर्जर पेंट का नीचे आने का। सेकंड बड़ा मेन रीजन क्या है, आज एक्चुअल में यहाँ पर जो एशियन पेंट के मालिक हैं अश्विन दानी जी, उनकी डेथ हो गई। वो एक्सपायर हो गए एट द एज ऑफ 79। तो उनके एक्सपायर होने से थोड़ा सा प्रेशर कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक प्राइस पर आता है। और यहाँ पर अगर हम इसमें न्यूज़ की बात करने लगें और न्यूज़ को इस तरह से देखें, तो रीजंस भी इसी तरह के लिखे हुए आते हैं कि उनकी डेथ होने की वजह से एशियन पेंट का स्टॉक प्राइस डाउन चला गया। और अगर हम यहाँ पर एशियन पेंट को लेकर सर्च करने लगें तो शायद ये रीजन यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा। एशियन पेंट्स यहाँ मैंने पढ़ा था कहीं पर कि मीन्स दीज आर द रीजंस, और वो रीजंस बनते भी हैं। तो एक रीजन ये था कि पेंट कंपनी मीन्स एशियन पेंट नीचे आया थोड़ा सा, और उसकी वजह से फिर बाकी पेंट कंपनीज भी नीचे आती हैं। फिर साथ में एक और पॉइंट आया कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने महिंद्रा बैंक का जो बेसिकली कोटक सिक्योरिटीज है, उन्होंने बर्जर पेंट को यहाँ पर डाउनग्रेड किया है। और इस न्यूज़ के लिए हम यहाँ पर अगर बर्जर पेंट के ऊपर क्लिक करें और बर्जर पेंट पर यहाँ पर हम न्यूज़ में जाएं तो हम देख सकते हैं कोटक डाउनग्रेड्स इंडियाज बर्जर पेंट, फ्लैग्स मार्जिन रिस्क, म्यूटेड डिमांड। तो ये रीजंस हैं। फिर एक और जो पॉइंट निकल कर आता है वो है कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर पेंट कंपनी लॉन्च करने वाली है, पेंट प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करने वाली है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो एक ये भी पॉइंट निकल कर आता है। और उससे पहले अगस्त में यहाँ पर नोमुरा ने इसको डाउनग्रेड किया था थोड़ा सा, कीप्स टू रिड्यूस। और जबकि यहाँ पर पॉइंट अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, प्राइस टारगेट टू 600 फ्रॉम 530 से ऊपर की तरफ लेकर गए प्राइस टारगेट को, लेकिन कीप्स एट रिड्यूस। तो लेकिन कम कर लो, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
एनीवेज यहाँ मल्टीपल रीजंस हुए। नंबर 1 स्टॉक प्राइस का मींस ओवरऑल मार्केट का नीचे आना। सेकंड यहाँ पर ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का पेंट इंडस्ट्री में एंट्री करना। थर्ड उसके साथ में एशियन पेंट के जो मालिक हैं उनकी डेथ होना, यहाँ पर एक्सपायर होना उनका। और उसके साथ में फिर यहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाना। अब साथ में यहाँ पॉइंट आता है कि विवेक भाई ये सीरियसली कोटक सिक्योरिटीज ने इसको डाउनग्रेड किया, तो क्या ये एक थ्रेट है? क्या स्टॉक प्राइस अब ऊपर नहीं जाएगा? देखो, हमेशा स्विंग्स में काम करना चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स बैक, जब ये 9th फेब को ये वीडियो बनी थी, और उस टाइम पर 9th फेब को स्टॉक प्राइस क्या था आप यहाँ पर अगर देखोगे। सो 9th फेब स्टॉक प्राइस वॉज, हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज 8 एंड दिस इज 7th फेब, तो 9th फेब की हम बात करें। 9th फेब को स्टॉक प्राइस 472 था। ये बेसिकली एडजस्टेड प्राइसेस हैं। अगर हम देखें तो एडजस्टेड प्राइसेस किस तरीके से हैं कि अभी इसमें स्टॉक स्प्लिट आया था, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस एडजस्ट हुआ। यहाँ 472 दिखा रहा है 9th को, लेकिन अगर आप वीडियो में देखोगे तो 568 दिखा रहा है। तो ये इसलिए कि 5 स्टॉक्स के बदले 1 स्टॉक का यहाँ पर बोनस मिला था, तो प्राइस एडजस्ट हो गया, पूरा चार्ट एडजस्ट हो गया है। तो जो प्राइस उस टाइम पर अपना 472 था, 472 से अगर हम एक रैली देखने लगे 9th फेब से लेकर जो अभी लेटेस्ट रैली तक आई, तो 43% का यहाँ पर उछाल आया है 9th फेब से लेकर अब तक। तो उस टाइम पर भी ये सारे रीजन सेम बन रहे थे, तब भी मैंने यहाँ पर सारे रीजन एक एक करके डिफाइन किए थे कि एशियन पेंट और कैंसाई नैरोलैक और बर्जर पेंट सभी में क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक प्राइसेस नीचे हैं। तो हमेशा से ये चीज देखी गई है, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, चाहे जो मर्जी अच्छी कंपनी हो, ऊपर जाते हैं नेगेटिव न्यूज आने लगती हैं, नीचे जाता है तो पॉजिटिव न्यूज आने लगती हैं। लेकिन समटाइम्स इसका उल्टा भी होता है। जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव न्यूज आती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर माल बेचा जा सके और निकला जा सके। और जब स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो नेगेटिव न्यूज आती हैं, जिससे यहाँ पर ऑपरेटर जनरल पब्लिक से माल परचेज कर सके। तो दोनों ही सिनेरियो में हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमें बिजनेस को समझने की जरूरत है कि बिजनेस है कैसा। अब बर्जर पेंट जिस बिजनेस में है, ये इंडस्ट्री इंडिया में अभी इस हद तक ग्रो करेगी कि अगर आप किसी भी हाईवे पर जा रहे हो ना, ध्यान से समझना, हाईवे पर जा रहे हो और हाईवे पर हम क्योंकि थोड़े से ऊपर फ्लाईओवर आया और ऊपर चढ़ गए, तो जितने भी घर बने होते हैं ना, आप उनकी तरफ निगाह उठाकर देखना, 90% घरों में पेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% हाउसेस में पेंट नजर आएगा। और सिर्फ और सिर्फ 10% में भी किसी पर जो व्हाइट वॉश होगा वो होगा, या जो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हल्के फुल्के से पेंट्स होते हैं वो नजर आएंगे। वहां पर क्वालिटी पेंट नजर नहीं आएगा। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और वो लगातार बढ़ ही रही है जीडीपी ग्रोथ के चलते, ये पेंट का कंजम्पशन लगातार बढ़ने वाला है। जो हम रिस्क की बात करते हैं ना कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के पेंट में आने की वजह से यहाँ थ्रेट आ जाएगा, और कोटक सिक्योरिटीज ने भी उसको डाउनग्रेड कर डाला। तो एक बात ध्यान से समझो कि सबसे पहले जब आईसीआईसीआई बैंक टॉप पर था, तो एचडीएफसी के एंट्री करने से क्या आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ रुक गई? एचडीएफसी के साथ में कोटक महिंद्रा बैंक ग्रो करना शुरू कर दिया, तो क्या आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की ग्रोथ रुक गई? उसके साथ में एक्सिस ने भी अच्छा करना शुरू कर दिया, तो क्या इनकी ग्रोथ रुक गई? और जो बाकी बैंक्स आएंगे तो क्या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी? यहाँ पर जब कोई सेक्टर में डिमांड इस हद तक लगातार बढ़ रही हो जीडीपी ग्रोथ के चलते, कि न्यू पार्टिसिपेंट्स वहां पर आएंगे ही आएंगे। अब ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने बोल दिया कि वी आर एमिंग टू बिकम द नंबर 2 प्लेयर इन पेंट इंडस्ट्री, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी नंबर 2 प्लेयर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में समझते हैं कि ये रिस्क है किस तरह का। यहाँ पर एक पूरी डिटेल में एक इंटरव्यू है जो मई 8 को यहाँ पर पब्लिश हुआ था इसी साल में। जो सीईओ हैं अभिजीत रॉय, उन्होंने यहाँ पर उनके साथ ये सारी बातें हुई थी। तो एक रिस्क दिखाया गया था कि बर्जर पेंट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पेंट मेकर हैविंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 60,000 करोड़। इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से समझना। तो रिस्क था कि जो बिरला ग्रुप का ग्रेसिम है, दे आर फोरिंग इनटू मार्केट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़, और उसकी वजह से यहाँ पर दे आर कमिंग अप विद ऑलमोस्ट 6 प्लांट्स जो वो आएंगे यहाँ पर। और 6 प्लांट्स आना एक बड़ी बात है, ऑफ कोर्स छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर बर्जर पेंट का क्या कहना है, दैट यहाँ उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, वी सी ए लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन दैट कैन हैपन फॉर अस as the company has many gaps in network and distribution in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana
एंड लास्ट स्ट्रेच ऑफ द आंध्र प्रदेश। यानी कि इन स्टेट्स में अभी बर्जर पेंट की बहुत ज्यादा अच्छी नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सो दे आर वर्किंग ऑन दिस। तो जब भी इस तरह का माहौल बनता है, जब प्रेशर आता है, कंपटीशन की बात होती है, तो जो मैनेजमेंट है वो अपने आप से उस चीज पर काम करना शुरू कर देती है। उसके साथ में यहाँ पर डेकोरेटिव पेंट का जो पोर्टफोलियो, जो टोटल पेंट बनाते हैं उसमें 80% बर्जर पेंट जो बनाता है वो डेकोरेटिव पेंट बनाता है और सिर्फ 20% ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल पेंट बनाता है। नाउ ग्रेसिम प्लान्स टू बिल्ड 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल बाय मार्च 2025। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि मार्च 2025 तक ये यहां पर 6 प्लांट्स लगाएंगे। अब 6 प्लांट्स मार्च 2025 तक लगेंगे, तो यानी कि अब से लेकर तब तक 1.5 ईयर तो ऐसे ही निकल गया। हम अभी से घबराने की बात कर रहे हैं। 1.5 ईयर निकलने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि ये 6 के 6 प्लांट्स की जितनी कैपेसिटी होगी, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1332 मिलियन लीटर पर अनम की जो कैपेसिटी होगी, वो इमीडिएटली यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पूरी कैपेसिटी से, और अगले ही दिन से जितना भी माल बनेगा वो सारा का सारा बिकना शुरू हो जाएगा। ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा फैलाने में ऑल ओवर इंडिया टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज फैक्ट्री स्टार्ट हुई, कल से माल बना और परसों से वो बिकना शुरू हो गया। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स क्वार्टर्स, और टाइम लगता है इन सब चीजों में। न्यू एजेंसीज खोलनी पड़ती हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई इनके पास सीमेंट इंडस्ट्रीज की ऑलरेडी यहाँ पर एजेंसीज हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास सीमेंट की इंडस्ट्री हो, सीमेंट की एजेंसी हो, वो वहां पर पेंट भी साथ में बेचे। इट्स नॉट नेसेसरी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर एक ही चीज नहीं है। उसके साथ में आगे की जो हम बात करते हैं, और इन्होंने मिस्टर रॉय ने यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बताया कि इनका जो बिजनेस है, जो एक कंपनी है बर्जर पेंट, विच स्टार्टेड द बिजनेस एज ब्रिटिश फैक्ट्री इन 1923 फ्रॉम ए फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल एंड वाज टेकन ओवर बाय कुलदीप सिंह धिंगरा इन लेट 80s। अब एक चीज समझो, 1923 एंड दिस इज गोइंग टू बी करंटली दिस इज 2023। 100 ईयर्स पुरानी कंपनी को क्या हमें ऐसा लगता है कि एक न्यू प्लेयर आएगा जस्ट बिकॉज ही इज एमिंग टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़ रुपीज इन दिस सेक्टर, तो वो 100 साल पुरानी कंपनी को जरा सी देर में साफ कर देगा और अपनी पकड़ बना लेगा, और जितने भी यहाँ पर बायर्स हैं अब वो बर्जर पेंट का नाम भूल जाएंगे और बर्जर पेंट को कहेंगे टाटा बाय बाय, और अब आपसे हम कोई माल नहीं लेंगे और आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बिरला ओपस करके यहाँ पर एक न्यू पेंट है जो ग्रेसिम सीमेंट, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज का है। ऐसे नहीं होता है यार। मीन्स 100 ईयर्स पुरानी कंपनी को, जो जिसने सब कुछ देखा है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से लेकर उसके बाद में कांग्रेस, बीजेपी, मिलीजुली सरकार, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, ये सब कुछ देखा तो सस्टेन किया है, नंबर 2 पर बने रहे हैं, तो इतना इजी नहीं है उनका उखाड़ फेंकना। और उसके साथ में इन्होंने बताया दैट दे हैव जस्ट completed, has recently commissioned a 33,000 ton per month plant in संडीला इन उत्तर प्रदेश। ये इन्होंने अभी लगाया है, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी 45% से बढ़ गई है। साथ में ये क्या कर रहे हैं, पेनागढ़ में वेस्ट बंगाल में एक और नया प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, जो 2025 तक इनका पूरा हो जाएगा। उसके साथ में ये एक और फर्दर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो शायद ये उड़ीसा में लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कंसिस्टेंटली डूइंग एक्सपेंशन। और जो कंपटीशन हिट होने की बात है ना ग्रेसिम से, वो इमीडिएटली नहीं होने वाला है। वो खुद ही कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो मार्च 2025 तक पूरे होंगे, उसके बाद में माल बिकना शुरू होगा, उसके बाद भी 1 साल निकल जाएगा। तो 3 साल, 2.5-3 साल तो ऐसे निकलते हुए नजर आते हैं। 2.5-3 साल में कितना मार्केट और बढ़ेगा, आप खुद समझ कर देखो। पर कैपिटा इनकम कितनी और बढ़ेगी, लोगों की यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और उसके बाद भी हमें ये नहीं देखना कि बर्जर पेंट यहाँ से लगातार लाइफ टाइम हाई बनाता चला जाए। बर्जर पेंट का अभी जो लाइफ टाइम हाई है वो अपने आप में काफी दूर है, आप इस बात को समझो। ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आसपास ही है। मैं यहाँ से पूरी ड्राइंग हटाता हूँ तो लाइफ टाइम हाई इज 725, 569 है। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर इसी तरीके से रेंज में ट्रेड करता रहे तो वी डोंट माइंड। हमें तो इतना ही चाहिए कि रेंज बनाकर ये ऐसे ही ट्रेड करता रहे और हमारा पैसा इसमें बनता रहे। तो करंट प्राइस से अगर लाइफ टाइम हाई की बात करें, वापस से 27% है। जैसे पहले हमने जब वीडियो बनाई थी 9 फेब को, वहां से अब तक ये 42% गेन दे गया। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि गेन आए, निकलना भी है।
और टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो भी करना है। एक में 40% गेन आ रहा है, दूसरा स्टॉक कोई लुक्रेटिव पोजीशन पर अवेलेबल है तो वहां से स्विच करना भी जरूरी है। और तब भी इसी तरह की कहानियां थी, अभी भी इस तरह की कहानियां हैं। तो ये सारी कहानियां मार्केट में चलती रहेंगी। एक स्टॉक प्राइस लगातार जब ऊपर जाएगा, हिट करेगा, और वो भी किस टाइम पर, जब उसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आया हो। अभी की डेट में जो इनका रेवेन्यू है बर्जर पेंट का, दैट इज हाईएस्ट एवर। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज हाईएस्ट एवर। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट इज हाईएस्ट एवर। और जो नेट प्रॉफिट है दैट इज हाईएस्ट एवर। हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक को इस तरीके से यहां पर, जस्ट बिकॉज आफ्टर 2 years a new company is hitting the market that may be creating a competition, तो उसकी वजह से 100 years पुरानी कंपनी को यहाँ पर बेकार कर दिया जाए। और यहाँ एक और पॉइंट देखने की जरूरत है। अगर बैलेंस शीट में जाकर आप देखोगे, सो दे हैव इंक्रीज द कैपेसिटी। जो अभी बात भी की थी, जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्लांट लगाया, सो 2000 करोड़ से बढ़कर इनकी 3300 करोड़ रुपीस की फिक्स्ड एसेट्स हो गई है। और फर्दर ये इसको और यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। लास्ट 10 years में जो इनका रिजर्व है वो लगातार बढ़ा है। जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है 180 करोड़ से बढ़कर 960 करोड़ हो गई है। जो सेल्स है 2800 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ हो गई है। और बाकी सारे पैरामीटर्स भी यहाँ पर अंडर कंट्रोल हैं, सारे अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 है। स्टॉक पी हमेशा से इस तरह के स्टॉक्स हाई पी पर ही चलते हैं। ये कभी भी सस्ते नहीं चलते। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है, जो ग्रोथ है कंसिस्टेंट है, जो मैनेजमेंट है वो एक रेप्यूटेड मैनेजमेंट है। किसी तरह के यहाँ पर रिस्क नहीं है। और सबको पता है कि पेंट का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता रहेगा। देखो एक चीज और समझना, कोई भी चीज बिना पेंट के नहीं आती। जितनी कार्स हैं वो सारी पेंटेड आती हैं। अब नंबर ऑफ कार्स बढ़ेंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़े, चाहे वो डीजल बढ़े, चाहे पेट्रोल बढ़े, यहाँ पर पेंट तो होगा ही ना। जितनी बिल्डिंग्स बनेंगी वो सारा पेंट होगा। अब स्मार्ट सिटीज आने का टाइम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। आप जल्दी इन सब बातों को सुनोगे कि 100 स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट एक बार आना शुरू हुआ था, फिर ठंडा पड़ गया था, फिर वर्कआउट हुआ था, फिर ठंडा पड़ गया था, ये वापस से एकदम से शुरू होगा। और अगले 15-20 साल में आप देखोगे 100 न्यू सिटीज निकल कर आएंगी, वो सारी की सारी पेंटेड होगी। न्यू स्मार्ट सिटीज विदाउट पेंट, सिर्फ सीमेंट होकर और छोड़ दिया जाए, या यहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर फ्यूचर को ध्यान में रखना है। और लाइफ टाइम हाई के बाद कहाँ जाएगा वो चीज छोड़ देते हैं। अभी लाइफ टाइम हाई तक जो है, कम से कम वहां तक तो विश्वास है, क्योंकि हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, एक्सपेंशन लगातार चल रहा है, और किसी तरह की कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सारी गिरावट्स को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना हमेशा से फायदेमंद का सौदा रहता है। सारी चीजों को ध्यान से समझना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। तो आज की इस गिरावट में बेसिकली 4 रीजंस है। ओवरऑल मार्केट का गिरना, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के आने का रिस्क होना, एशियन पेंट के ओनर की यहाँ पर डेथ होना, जिसकी वजह से एशियन पेंट गिरा और सारा सब कुछ गिरना शुरू हो गया, और कोटक सिक्योरिटीज ने इसको डाउनग्रेड किया, वो रीजन होना। और एक जनरल सा प्रॉफिट बुकिंग भी समटाइम्स आ जाती है। मीन्स नथिंग इज रॉन्ग इन दिस कंपनी। तो आपने कैसे ट्रेड करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, टेक्निकल्स बहुत सारे मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अभी भी जो इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है। सो बेसिकली 2 चार्ट पैटर्न्स आर देयर। नंबर 1 जो अपना ये कप विद हैंडल पैटर्न था, तो ये भी बना हुआ है। और ये बर्जर पेंट है, तो बर्जर पेंट को लेकर एक दिस कप विद हैंडल यू कैन सी। और मैं इसको वापस से ब्रश लेता हूं। सो दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल, दिस इज वन हैंडल, दिस इज वन हैंडल। तो ये चार्ट पैटर्न है ऑलरेडी बना हुआ। इसका जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज इंटैक्ट। 132 पॉइंट ऊपर है, और अभी 704 इज द टेक्निकल टारगेट, करंटली 569। करंट प्राइस से लेने लगे तो वही 23% का यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। सेकंड, यहाँ पर क्या आपको नजर आता है कि अभी जो इसने लेटेस्ट हाई बनाया वो भी शायद एक इसी तरह का कप विद हैंडल पैटर्न बने, बड़े लार्ज स्केल पर, क्योंकि सेम प्राइस पर इससे पहले रेसिस्टेंस देखा गया था, वापस से नीचे आया, एंड नीचे भी जो आया वो यहाँ पर जो करंट का जो सपोर्ट है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो टेक्निकली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कंपनी, ना तो बिजनेस के हिसाब से, ना फाइनेंशियल के हिसाब से, ना टेक्निकल के हिसाब से। यहाँ पर सेटअप भी बने हुए हैं, चार्ट पैटर्न भी बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इसको लॉस में बेचने की किसी को भी जरूरत है। और जहां तक खरीदने की बात है, आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, लेकिन आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा वो भी आपके पास आएगा, और जो लॉस होगा उसके भी हकदार आप ही होंगे। यहाँ पर मेरा पर्पज आपको सिखाना है, आपके साथ में सारे पॉइंट्स को शेयर करना है। शायद आप मिस कर जाओ, मैं अपने लिए वर्किंग करता हूँ, तो मेरे लिए वीडियो बनाकर आप सबके साथ में शेयर करने में सिर्फ खुशी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम सब साथ में बढ़ेंगे तो अपना भारत अच्छा ही करेगा।
आपने सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब कराना भी है दोस्तों को, उनके साथ शेयर करना है वीडियोस को। मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।